बीएड कोर्स के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव लेकिन ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे। देखिए, हमारा मकसद इस विषय को एक एजुकेशनल नज़रिए से समझना है, ताकि आप जब टीचर बने तो एक बेहतर और समावेशी क्लासरूम बना सकें। तो आज की हमारी चर्चा इन कुछ पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूमेगी। हम सबसे पहले समझेंगे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आखिर है क्या। फिर हम इसकी विशेषताओं, लेवल्स और वजहों को जानेंगे। इसके बाद हम उनकी एजुकेशनल ज़रूरतों और सबसे ज़रूरी एक टीचर के रोल पर बात करेंगे। और आखिर में जो भी खास बातें हैं उन्हें एक बार फिर से दोहराएंगे। तो चलिए सबसे पहले इस टॉपिक की नींव को मजबूत करते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को सही तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे मन में कोई भी गलत धारणा या कन्फ्यूजन ना रहे। स्क्रीन पर जो डेफिनेशन आप देख रहे हैं, ये 1983 में अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी ने दी थी। इसमें 3 बहुत खास बातें हैं। पहली, सिग्निफिकेंटली सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, यानी बच्चे की सोचने समझने की क्षमता औसत से काफ़ी कम हो। दूसरी, डेफिसिट्स इन एडेप्टिव बिहेवियर, यानी रोज़मर्रा के काम करने के तरीकों में कमी। और तीसरी, ये दोनों चीज़ें डेवलपमेंटल पीरियड यानी 18 साल की उम्र से पहले ही दिखाई देनी चाहिए। तो अगर उस डेफिनेशन को हम आसान भाषा में समझें तो इसके 2 मेन क्राइटेरिया हैं। पहला, बौद्धिक कामकाज, जिसे हम आमतौर पर आईक्यू टेस्ट से मापते हैं और स्कोर 70 से कम आता है। लेकिन यहाँ एक बात पर खास ध्यान देना है कि सिर्फ आईक्यू स्कोर का कम होना ही काफ़ी नहीं है। दूसरा क्राइटेरिया भी पूरा होना चाहिए, जो है अडैप्टिव बिहेवियर में कमी। इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चे को अपनी उम्र के हिसाब से खुद के काम करने और सामाजिक जिम्मेदारियां निभाने में मुश्किल होती है। अच्छा, अब जब हम डेफिनेशन समझ चुके हैं तो चलिए ये देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चों में आमतौर पर कौन सी विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं। ये समझना आपको क्लास में ऐसे बच्चों को पहचानने और उनकी मदद करने में गाइड करेगा। इन बच्चों में कुछ कॉमन लक्षण पाए जाते हैं, जैसे वो अक्सर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को नहीं समझ पाते, मतलब जो चीज़ें सामने नहीं हैं उन्हें सोचना मुश्किल होता है। वो ठोस चीज़ों से ही बेहतर सीखते हैं। हाँ, ये सीखते ज़रूर हैं, लेकिन इनकी सीखने की रफ्तार थोड़ी धीमी होती है। उन्हें बोलकर दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में भी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। उनकी दिलचस्पी कुछ गिनी चुनी चीज़ों में ही होती है और ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन और तर्क करने की शक्ति में भी कमी दिखती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को आईक्यू स्कोर के आधार पर 4 लेवल्स में बांटा गया है: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। अब एक टीचर के तौर पर यह क्लासिफिकेशन बहुत काम का है। माइल्ड लेवल वाले बच्चों को एजुकेबल कहते हैं, मतलब इन्हें बेसिक पढ़ना लिखना सिखाया जा सकता है। मॉडरेट लेवल वालों को ट्रेनेबल कहते हैं, जिन्हें हम सेल्फ हेल्प स्किल्स के लिए ट्रेन कर सकते हैं। और सीवियर और प्रोफाउंड लेवल को कस्टोडियल कैटेगरी में रखा जाता है, जिन्हें अपनी पूरी जिंदगी देखभाल की जरूरत होती है। अब अगला सवाल ये उठता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती क्यों है? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, इन कारणों को जानने का मकसद किसी को ब्लेम करना नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक समझ बनाना है, ताकि इसे रोकने के उपायों पर काम किया जा सके। मोटे तौर पे हम वजहों को 2 बड़ी कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक होते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जो शरीर या दिमाग की बनावट से जुड़े होते हैं, जैसे कोई जेनेटिक प्रॉब्लम या चोट। और दूसरे होते हैं सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जो बच्चे के माहौल से जुड़े होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा गरीबी या बचपन में सही स्टिमुलेशन का ना मिलना। बायोलॉजिकल कारणों में कई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे क्रोमोसोम्स में कोई गड़बड़ी होना या प्रेगनेंसी के दौरान माँ को रूबेला जैसा कोई इन्फेक्शन हो जाना। कभी कभी बच्चे का किसी जहरीले पदार्थ के संपर्क में आना भी वजह बन सकता है। जन्म से पहले, जन्म के वक्त या उसके बाद दिमाग में कोई चोट लगना भी एक बड़ा कारण है। इसके अलावा कुछ मेटाबॉलिक बीमारियां या ब्रेन ट्यूमर भी दिमाग के विकास पर असर डाल सकते हैं। अब बात करते हैं सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की, जिनका रोल भी बहुत बड़ा है। सोचिए, एक ऐसा माहौल जहां बच्चे की बेसिक ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो रही, जहां उसे इमोशनल और इंटेलेक्चुअल सपोर्ट नहीं मिल रहा, खासकर बचपन के शुरुआती सालों में, तो इसका बच्चे के दिमागी विकास पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। इससे बच्चे की भाषा और सोचने समझने की क्षमता का विकास रुक सकता है। तो चलिए अब आते हैं इस सेशन के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, जो आप जैसे फ्यूचर टीचर्स के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अब हम ये देखेंगे कि इन बच्चों की एजुकेशनल ज़रूरतें क्या हैं और हम उन्हें क्लासरूम में कैसे पूरा कर सकते हैं। इस सेक्शन को शुरू करने के लिए ये लाइन एकदम परफेक्ट है। हमारा लक्ष्य बच्चे की कमजोरियों को बार बार गिनाना नहीं है, बल्कि जो भी काबिलियत उसके अंदर है उसे पहचान कर निखारना है।
एजुकेशन का असली मकसद ही यही है कि हर बच्चे को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद की जाए। जो बच्चे एजुकेबल या शिक्षण योग्य कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए हमारा एजुकेशनल गोल होता है बेसिक एकेडमिक स्किल सिखाना, जैसे थोड़ा बहुत पढ़ना, लिखना और हिसाब किताब। इसके साथ ही सोशल और इमोशनल एडजस्टमेंट पर भी पूरा फोकस रहता है। उन्हें सिंपल वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो आगे चलकर सेमी इंडिपेंडेंट जिंदगी जी सकें। इनका करिकुलम हमेशा प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस पर आधारित होना चाहिए। वहीं ट्रेनेबल या प्रशिक्षण योग्य बच्चों के लिए हमारे गोल्स थोड़े अलग हो जाते हैं। इन्हें एकेडमिक सिखाना शायद मुमकिन ना हो, लेकिन इन्हें ट्रेन जरूर किया जा सकता है। यहाँ हमारा मेन फोकस होता है सेल्फ हेल्प स्किल्स पर, जैसे खुद से खाना खा लेना, कपड़े पहनना, साफ सफाई रखना। उन्हें बेसिक कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स की ट्रेनिंग भी दी जाती है। और इस काम के लिए रीएनफोर्समेंट जैसी टेक्निक्स, जैसे टोकन इकोनॉमी, बहुत कारगर साबित होती हैं। अब बात करते हैं सबसे अहम कड़ी की, यानी एक टीचर की। इन बच्चों की जिंदगी में एक टीचर का रोल बहुत ही पावरफुल हो सकता है। आपका सही नजरिया और आपकी कोशिशें उनके भविष्य को एक नई दिशा दे सकती हैं। एक टीचर की जिम्मेदारियों में सबसे पहली चीज है बच्चे की जरूरत के हिसाब से करिकुलम और पढ़ाने के तरीके को बदलना। एक सपोर्टिव और मोटिवेटिंग माहौल बनाना तो खैर बहुत ही जरूरी है। बच्चों को उनकी क्षमता के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में रखना भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। साथ ही पेरेंट्स को गाइड करना भी टीचर का ही काम है कि वो घर पर बच्चे को कैसे हैंडल करें। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है समाज के रवैये को सिर्फ दया और सहानुभूति से बदलकर मदद और सपोर्ट की तरफ ले जाना। ठीक है, तो चलिए हमने अब तक जो भी डिस्कस किया है उसके सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। ये वो की पॉइंट्स हैं जो आपको अपने एग्जाम्स और फ्यूचर टीचिंग प्रैक्टिस के लिए हमेशा याद रखने चाहिए। तो ये 4 बातें गांठ बांध लीजिए। पहली, किसी बच्चे की पहचान के लिए सिर्फ कम IQ ही नहीं बल्कि अडैप्टिव बिहेवियर में कमी, ये दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। दूसरी, एजुकेशन वन साइज फिट्स ऑल जैसा नहीं है, इसे एजुकेबल और ट्रेनेबल अप्रोच में बांटा जाता है। तीसरी, हमारा मकसद किसी का इलाज करना नहीं है बल्कि हर बच्चे को उसकी क्षमता के मुताबिक बेस्ट बनने में मदद करना है। और चौथी, टीचर का रोल स्पेशल इंस्ट्रक्शन देना और एक सपोर्टिव समावेशी माहौल बनाना है। तो इस सेशन को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। एक टीचर के तौर पर आप अपनी क्लास को एक ऐसी जगह कैसे बना सकते हैं जहां हर बच्चा, चाहे उसकी काबिलियत कुछ भी हो, वो सेफ महसूस करे, सीखे और आगे बढ़ सके? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।